कहा जाता है कि जन्नत 8 भागों में बटा है और इसमें 8 दरवाजे भी हैं। जन्नत के चारों तरफ खूबसूरत बागात है। यहाँ दूध, शहद, शराब और पानी की 4 नदियां भी बहती हैं। ये नदियां इन्हीं बागातों से होकर गुजरती। जन्नत के वास्तुकला के तर्ज पर ही ईरान में मकबरे के बनाने की शुरुआत हुई। इस तरह के वास्तुकला को हस्त बहिस्त कहा जाता था, जिसमें एक आयताकार मकबरे के केंद्र में एक कब्र स्थापित होती थी, जिसके चारों ओर अनेक भाग में बटा हुआ मकबरा हुआ करता था। हुमायूं का मकबरा हिंदुस्तान में इस तरह की पहली संरचना है। हुमायूं के मकबरे के चारों ओर बागातों को चारबाग शैली में सजाया गया है। जन्नत में जो 4 बाग और 4 नदियां हैं, उसे मुगलों ने अपने इस बाग बहिश्त में उतारने की कोशिश की। जनवरी 1556 शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी। इस वक्त इसका उत्तराधिकारी अकबर लाहौर का गवर्नर था। बैरम खां इसके संरक्षक हुआ करते थे। हुमायूं की मृत्यु की खबर सुनते ही बैरम खां 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में ईंट और पत्थरों का सिंहासन बनवाकर अकबर का राज्याभिषेक करता है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और नसरुद्दीन हुमायूं के बाद अब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हिंदुस्तान का शासक था। एक ऐसा शासक जिसने अपने जीवन के 14 बसंत भी ना देखे थे। अकबर को अपने तैमूरी खानदान पर गर्व तो था, लेकिन साथ ही अपने पिता को बेहतर से न जान पाने का मलाल भी। जिस वक्त हुमायूं की मृत्यु होती है, तब इसके शरीर को दिल्ली के किलोखरी में ही दफना दिया जाता है। लेकिन इनकी विधवा हाजी बेगम हुमायूं के लिए एक आलीशान मकबरा बनवाना चाहती थी और हुमायूं का मकबरा उनके जीवन का एक आखिरी उद्देश्य बन गया था। अकबर भी इस काम में खास दिलचस्पी दिखाता है। हमीदा बानो की पहचान को लेकर विवाद है। कुछ लोग इन्हें हमीदा बानो बेगम मानते हैं, तो कुछ लोग इनकी पहचान हुमायूं की पहली पत्नी बेगा बेगम के रूप में करते हैं। लेकिन इस विवाद के बावजूद ये बात तय है कि अकबर ने इसके निर्माण में सबसे ज्यादा दिलचस्पी ली थी। इस मकबरे के निर्माण की शुरुआत 1565 ईस्वी में की गई थी। 16 वर्ष की अवधि में ये लगभग 15 लाख रुपए की लागत से ये मकबरा बनकर तैयार हुआ। इस मकबरे के मुख्य वास्तुकार विख्यात मीर मिरग ग्यास थे, जो पहले हेरात के रहने वाले थे। इस इमारत के पूरे होने से पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद इनका पुत्र इस मकबरे को पूरा कराता है। अपने निर्माण के समय यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा मकबरा था। पहली बार इतने बड़े स्तर पर लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया था। इस मकबरे को एक वर्गाकार बाग के बीचों बीच बनाया गया है। इस बाग को पानी की पतली नहर 4 अलग-अलग भागों में बांटती है। हर एक भाग को पत्थर के रास्ते भी अलग-अलग भाग में बांटते हैं। इस तरह इस बाग में कुल 36 भाग हैं। इन पतली नहरों की कुल लंबाई 3 किलोमीटर से भी ज्यादा थी, जिसका पानी सीधे-सीधे यमुना नदी से आता था। तब यमुना नदी आज से थोड़ा और पश्चिम में बहा करती थी। आज यहाँ निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है। पानी बहता रहे, इसलिए बाग के किनारे बड़े-बड़े कुएं बनाए गए थे। ये चारों नहरें चौराहे पर आके मिलती हैं, जहाँ फव्वारा बना हुआ है। नहरों में पानी गुरुत्वाकर्षण से चलता है, इसलिए इसमें 50 मिलीमीटर का स्लोप बनाया गया है। इस बाग में आम, अनार, अंजीर, जैतून और खजूर के पेड़ लगवाए गए थे। बाग के बीच 7 मीटर ऊंचे 8 कोण वाले चबूतरे पे इस लाल बलुआ पत्थर के मकबरे को बनाया गया है। इस चबूतरे की नींव में तहखाने हैं, जिसमें असली कब्रगाहें हैं। इस तहखाने में 68 कमरे हैं। चारों तरफ 17-17 कमरे, सभी कमरों में कब्रें हैं। यह तहखाना आमतौर पर बंद रहता है। चबूतरे के ऊपर लाल बलुआ पत्थर का विशाल मकबरा है, जिसे बाहरी ओर से संगमरमर के बॉर्डर और पैनलों से सजाया गया है। बाहरी दीवारों पर आर्च बनाए गए हैं, जिसमें केंद्रीय आर्च की ऊंचाई सबसे ज्यादा है। मकबरे के अंदर जाने के लिए 2 भव्य दरवाजे पश्चिम और दक्षिण दिशा में हैं। दरवाजों के ऊपर 6 कोनों वाले सितारे बनाए गए हैं। इन दरवाजे को सर सैयद अहमद ने जन्नत का दरवाजा कहा था। पूरब और उत्तर की तरफ जालीदार खिड़की है, जिससे रोशनी छन कर आती है।
केंद्रीय कमरे के ऊपर संगमरमर का दोहरा गुंबद बनाया गया है। हालांकि भारत में ताज खान और सिकंदर लोदी के मकबरे में पहली बार दोहरा गुंबद बनाया गया था, लेकिन इस मकबरे में पहली बार सही तरीके से दोहरा गुंबद बनवाया गया है। गुंबद के ऊपर लकड़ी के सहारे कई तांबे के कलश रखे गए हैं, जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है। इन तांबों के कलशों पर तकरीबन 10 किलो सोने की परत चढ़ाई गई थी। इस कलश पे नक्श लिपि में एक अभिलेख भी लिखा है, जिसका अर्थ है कि खुदा जो है, जो बरकत रखे, किसी भी आपदा से बचाए। कलश पर शाही लिबास में झुककर नमाज पढ़ते हुए एक व्यक्ति की तस्वीर भी है। यहाँ सजावट के लिए 6 कोनों वाला सितारा दिखता है। इस्लामिक शैली में बने इस सितारों के साथ हिंदू शैली के पत्थर के कमल भी हैं। हिंदुस्तान की विविधता वाली संस्कृति में अकबर की दिलचस्पी यहाँ कई जगहों पर नजर आती है। मुख्य गुंबद के चारों ओर बनी हुई छतरियां राजस्थानी शैली की है। छत पर बरामदों में गुजरात की लकड़ियों की कारीगरी नजर आती है। इस मकबरे की ऊंचाई 47 मीटर है। इस मकबरे के 9 भाग हैं। केंद्रीय अष्टभुजी कमरे में मुख्य कब्र है, जो बादशाह हुमायूं की है। इसके चारों कोनों में एक एक कमरे हैं। बाहर की तरफ से लाल रंग ज्यादा दिखते हैं, वहीं मकबरे के अंदर सफेद रंग का प्रभाव ज्यादा है। केंद्रीय कक्ष में हुमायूं की कब्र है, जिसे सफेद संगमरमर का बनाया गया है। यह कब्र सफेद चबूतरे पर बनाई गई है, जिस पर सफेद संगमरमर के साथ काले रंग के संगमरमर को मिलाकर काला डिजाइन तैयार किया गया है। चबूतरे के चारों ओर काले रंग का बॉर्डर है। हालांकि असली कब्र ठीक इसके नीचे तहखाने में है, जो कि इस कब्र के लिहाज से बेहद आम और सामान्य है। मकबरे की सफेद दीवारों पर लाल रंग की खूबसूरत कलाकारी की गई है। ऐतिहासिक विवरणों से पता चलता है कि पहले इसके अंदर सजावट के लिए नीले और हरे रंग का भी प्रयोग किया गया था। बादशाह हुमायूं के कब्र के ऊपर एक शामियाना हुआ करता था और इस मकबरे का गुंबद सोने की कारीगरी से चमकता था। हुमायूं के मकबरे को मुगलों का शयनागार कहा गया है, क्योंकि यहाँ हुमायूं के साथ करीब 160 से ज्यादा मुगल खानदान के लोग दफन हैं, जिसमें 5 बादशाह हैं। बादशाह, शहजादे, शहजादियों के बेनाम कब्र यहाँ हर तरफ हैं। यहाँ हुमायूं के साथ साथ हमीदा बानो बेगम, मोहम्मद आजम शाह, बादशाह फरुखसियर, जहांदर शाह, रफीउद्दौला, आलमगीर द्वितीय और दारा शिको जैसे अपने समय के प्रभावशाली लोग भी आराम कर रहे हैं। इस मकबरे को एक बेगम ने अपने बादशाह के मोहब्बत में बनवाया था। एक पुत्र ने अपने पिता की याद में बनवाया था, तो वहीं एक खानदान ने इस ऐलान के लिए बनवाया था कि अब हिंदुस्तान ही उनका घर है, अब वो यहीं रहेंगे। वो अपने पुरखों और उत्तराधिकारियों के साथ यहीं जिएंगे और मरने के बाद दफन भी यहीं होंगे। भारत में चारबाग शैली में बनाया गया ये पहला मकबरा है। इस मकबरे के निर्माण के कुछ ही साल बाद ताजमहल के बनाने की शुरुआत होती है, लेकिन ताजमहल की प्रेरणा इसी मकबरे से मिलती है। ताजमहल में इस्तेमाल किया गया संगमरमर, मीनारे और एक 4 बाग पार्क के किनारे इसकी अवस्थिति इसे हुमायूं के मकबरे से अलग बनाती है। एक महीन फर्क और है। ताजमहल का निर्माण एक बादशाह ने अपनी बेगम के याद में कराया था, वहीं हुमायूं के मकबरे का निर्माण एक बेगम ने अपने बादशाह की मोहब्बत में करवाया था। यह मकबरा अपने निर्माण के बाद कई बदलाव से गुजरता है। संरक्षण के नाम पर हर दफा इसकी सूरत बदलती जा रही थी। अंग्रेजों के जमाने में किए गए संरक्षण ने इसके फर्शों और दीवारों पर सीमेंट की मोटी लेप जोड़ दिया। चार बाग अब अंग्रेजी गार्डन में बदल गया था, जहां सब्जियां तक उगाई जाती थी। वक्त इसे गुमनामी के अंधेरे में ढकेलने को आमदा था। एक दौर ऐसा भी आया जब दिल्ली के रहने वाले लोग भी इसे भूलने लगे। 1997 ईस्वी में आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर भारत के आजादी के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में इस बाग को पुनर्जीवित कर भारत को तोहफा देता है। वहीं 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ आगा खां फाउंडेशन मिलकर इस मकबरे को इसकी वास्तविक शक्ल में लाने का प्रयास करते हैं। बड़े स्तर पर संरक्षण का कार्य शुरू होता है। सीमेंट के हजारों टन मलबे को हटाया जाता है। धौलापुर से पत्थरों के कारीगरों को बुलवाया जाता है।
तो ईरान और उज्बेकिस्तान से टाइल बनाने वाले आते हैं। 7 साल दिन रात सावधानी से काम किया गया। संरक्षण कार्य पूरा होने ही वाला था कि 30 जून 2013 के एक रात एक तेज आंधी में इसके ऊपर का कलश गिर जाता है। जश्न के मौके पर चुनौतियां मिलती है। कलश को फिर से ठीक किए जाने के बाद ये इमारत हमारे सामने ठीक उसी रूप में है जैसा इसे बनाया गया था। इस इमारत का संरक्षण आज के आधुनिक दौर में एक मिसाल है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण इसी जगह इस कारण किया गया था क्योंकि यहाँ के बिल्कुल ही नजदीक निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी है और वो जगह भी जहाँ वो ध्यान लगाने आते थे। इस वजह से हुमायूं के मकबरे के आसपास और भी दूसरे लोगों के मकबरे हैं जो वक्त के साथ बनते चले गए। इन सब को एक साथ हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हुमायूं के मकबरे के बिल्कुल पास ही नाई या हज्जाम की गुंबद है। मुख्य परिसर में इस व्यक्ति के कब्र का होना उस व्यक्ति के महत्व को दर्शाता है। कहा जाता है कि ये शाही नाई की कब्र है। हालांकि इस बात की कोई प्रामाणिकता नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यह हुमायूं के भाई कामरान की कब्र है। हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स में ही अरब सराय है। 1569 ईस्वी में इसका निर्माण हाजी बेगम ने कराया था। कहा जाता है कि हाजी बेगम ने हरामाइन शरीफ से 300 अरबियों को बुलवाया था, जिसमें से 100 शाही सैयद, 100 शेख जो धर्म के जानकार थे और 100 सामान्य लोग थे। इनके रहने के लिए ही सराय को बनवाया गया था। सराय के पास ही अरब सराय मंडी भी है। बसरुद्दीन अहमद के अनुसार यहाँ एक मस्जिद हुआ करती थी। अब यहाँ एक बावली है। इस मंडी का निर्माण जहांगीर के काल में हुआ था। इस परिसर में ईसा खां के मकबरे के साथ साथ लगा हुआ एक मस्जिद भी है जो एक दीवार से घिरा हुआ है। मस्जिद और मकबरे को एक साथ ईसा खां का कोटला के नाम से जाना जाता है। ईसा खान शेर शाह सूरी के दरबार के प्रभावशाली व्यक्ति थे। शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद ये इस्लाम शाह सूरी को उत्तराधिकार के युद्ध में समर्थन देते हैं, जिसकी सहायता से इस्लाम शाह सूरी शासक बनता है। ईसा खान ने खुद इस मकबरे और मस्जिद को 1547 ईस्वी में बनवाया था। हुमायूं का मकबरा वो इमारत है जो हिंदुस्तान में मुगलों के सबसे बेहतरीन दिनों को देखता है। साथ ही ये वही इमारत है जो हिंदुस्तान से मुगलिया हुकूमत के खत्म होने की गवाही भी देता है। 1857 की क्रांति के बाद हिंदुस्तान के आखिरी सदर बहादुर शाह जफर गिरफ्तारी से बचने के लिए इसी मकबरे में पनाह पाते हैं। बाद में जब हिंदुस्तान को दो मुल्कों के बीच तकसीम कर दिया जाता है, तब हुमायूं का मकबरा वैसे लोगों के लिए पनाहगार बनता है जो किसी तरह जान बचाकर हिंदुस्तान पहुंच पाए थे। इस सफर में
उनके पीछे घर, द्वार, जमीन, जायदाद, रिश्ते, रिश्तेदार तो सब छूट जाते हैं। यदि कुछ बचता है तो कोहरे में लिपटा हुआ भविष्य। ऐसे दौर में हुमायूं का मकबरा उन्हें भविष्य में उगने वाले सूरज का उम्मीद दिलाता रहता है। इनके घर और मकान के इंतजामात में सरकार को 5 साल लग जाते हैं। तब तक मुगलों का ये शयनगार इन्हें जीवन का अहमियत बताता रहता है।